सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज आ चुके हैं हम एक नए से चैप्टर का वन शॉट लेकर, दैट इज बिजनेस कोलैबोरेशन। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी और सारे वन शॉट लेक्चर्स आप लोग अटेंड कर रहे हो। टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, इस चैप्टर का वेटेज इज अराउंड 5 to 6 मार्क्स। सो दो क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से रहती है या एक क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। लेट अस सी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। पूरा का पूरा चैप्टर यानी कि बिजनेस कोलैबोरेशन का वन शॉट देखने वाले हैं। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन अगर आपको पहले कभी था वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे बच्चे जो इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करना चाहते हैं क्योंकि बहुत पहले पढ़ा था, वो रिवीजन भी हो जाएगा। बस पूरा दिल और पूरा दिमाग तुम्हें इसी लेक्चर में लगा देना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विद द टर्म कोलैबोरेशन। क्या होता है ये बिजनेस कोलैबोरेशन? कोलैबोरेशन बोलता है जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल रहे हैं और मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। वही कोलैबोरेशन अगर बिजनेस के साथ ऐड हो जाता है तो हम कह सकते हैं जब दो या दो से ज्यादा बिजनेस मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करना चाहते हैं, दैट इज बिजनेस कोलैबोरेशन। यहाँ पर वो लोग रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, थिंकिंग शेयर कर रहे हैं टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल। दोनों ही बिजनेस का एक कॉमन गोल अचीव करना रहता है, उसे हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। अभी देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन। सबसे पहला है हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन बोलता है कि तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का बिजनेस सेम है तो क्यों ना हम मिलजुल कर बिजनेस करें। फॉर एग्जाम्पल मेरा है बेकरी का बिजनेस, जहाँ पर मैं केक्स वगैरह सेल करती हूँ और सामने तुम्हारा भी बेकरी का ही बिजनेस है जहाँ पर केक्स और आइसक्रीम सेल हो रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग मिलकर यहाँ पर गोल अचीव करें हमारा। दोनों ही बेकरी के बिजनेस, हमने सोचा कि अब हम मिलकर कोलैबोरेट कर लेते हैं। तो ये होता है सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया। जब आपका सेम सेट ऑफ फंक्शनल एरिया होता है एंड यू अग्री टू कोलैबोरेट, दैट इज हॉरिजॉन्टल कोलैबोरेशन। Second is vertical collaboration. Vertical collaboration usually happens in the supply chain. अभी supply chain में कैसे होगा? For example, ये manufacturer है, wholesaler, retailer, distributor and then consumer। तो इस सप्लाई चेन में अगर आप किसी के साथ भी कोलैबोरेट करते हो, दैट इज वर्टिकल कोलैबोरेशन। इट कैन हैपन ईदर अपवर्ड्स और ईदर डाउनवर्ड्स। हो सकता है ये होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर कोलैबोरेट कर दिया है एंड दैट इज व्हाट इज वर्टिकल कोलैबोरेशन। इट मींस जब आप सप्लाई चेन में कोलैबोरेट करोगे। नेक्स्ट है इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। जैसे कि नाम ही बता रहा है, कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों ही बिजनेस का डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शनल एरिया है, दोनों ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैन्युफैक्चरिंग वाला है और दूसरा मार्केटिंग वाला है, दोनों को ही अपने अपने एरिया का स्पेशल नॉलेज है बट कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, स्टिल वो लोग मिलकर काम करना चाह रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्शनल कोलैबोरेशन। फिर आता है हमारा जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर बोलता है दो या दो से ज्यादा बिजनेस मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए और बी, इन दोनों बिजनेस वालों ने मिलकर एक नई कंपनी फॉर्म करी सी, जिस पर ए का भी कंट्रोल रहेगा एंड बी का भी कंट्रोल रहेगा, उसे हम बोलेंगे जॉइंट वेंचर। लास्टली इक्विटी, जो स्टार्टअप वाले चैप्टर में देखी है, इक्विटी सजेस्ट कि आपकी कंपनी के शेयर्स हम खरीद रहे हैं, ओनरशिप ले रहे हैं और एक्सचेंज में तुम्हें मॉनेटरी वैल्यू दे रहे हैं, उसे कहा जाता है इक्विटी। एंड ये 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस कोलैबोरेशन है। कौन कौन से हैं? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरसेक्शनल, जॉइंट वेंचर एंड इक्विटी। एंड इन 5 टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशन में मेन की पॉइंट्स क्या है वो भी यहाँ पर मैंने लिख रखा है, यू कैन सी दैट। ये की पॉइंट आंसर में होने चाहिए, ठीक है। सो ये सिंप्लीफाइड वर्जन है। नेक्स्ट आता है हमारा
फॉरेन कोलैबोरेशन। अभी फॉरेन कोलैबोरेशन क्या बोलता है? फॉरेन कोलैबोरेशन बोलता है यहाँ पर एक तो होगी रेसिडेंट एंटिटी, जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री में कंपनी होगी, एक वो होगी, एंड होगी एक और नॉन रेसिडेंट एंटिटी में कंपनी। सो आपकी एक देसी कंपनी है जो कंपनी इंडिया में है, एक है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, कहने से एक रेसिडेंट वाली कंपनी होगी, एक नॉन रेसिडेंट वाली कंपनी होगी, ये दोनों मिलकर कोलैबोरेट कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर बिजनेस करना चाह रहे हैं। किधर? या तो इंडिया में ही या फिर आउटसाइड इंडिया। सो बेसिकली इट इज एन अलायंस। पूछा जाता है फॉरेन कोलैबोरेशन क्या है, तो कुछ वर्ड्स है जो तुम्हारे आंसर्स में होने चाहिए। फॉरेन कोलैबोरेशन एक अलायंस है रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट एंटिटीज का, एंड दे कैरी ऑन द वर्क कलेक्टिवली। वो कहाँ हो सकता है? विद इन द कंट्री, यानी कि इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया भी हो सकता है। बट फॉरेन कोलैबोरेशन में एक रेसिडेंट एंटिटी होगी, एक नॉन रेसिडेंट एंटिटी होगी, जो साथ में मिलकर काम करना चाह रहे हैं। अभी फॉरेन कोलैबोरेशन हो तो रहा है, लेकिन फॉरेन कोलैबोरेशन के फीचर्स क्या क्या होंगे, अगेन इम्पॉर्टेंट। अभी टॉकिंग अबाउट द फीचर बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या मैं कह सकती हूँ, एक देसी कंपनी एक विदेशी कंपनी हम लोग मिलकर बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो एक तरह से इट इज अ पार्टनरशिप। सो पहला फीचर क्या हो गया? सिंपल सा, ये एक पार्टनरशिप होती है डोमेस्टिक एंटिटी के बीच में एंड फॉरेन वाली एंटिटी के बीच में। सो ये हमारी पार्टनरशिप हो गया। अच्छा, अभी आप क्योंकि ये फॉरेन वाली एंटिटी है, फॉरेन वाली एंटिटी के साथ बिजनेस कर रहे हो, यहाँ पर गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता है। कुछ कुछ ट्रांजेक्शन में यू विल रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट। ओके, अभी जनरली क्या होता है, एक एंटिटी होती है डेवलप्ड कंट्री से और एक डेवलपिंग कंट्री से। जितने भी फॉरेन कोलैबोरेशन यू विल सी, एक एंटिटी तो होगी कि वो जो नेशन है वो पूरा डेवलप्ड है, और एक होता है डेवलपिंग कंट्री। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलते हैं। अभी क्या बेनिफिट मिलेंगे? इफ आई टॉक अबाउट द डेवलप्ड कंट्री, कि दीदी वो तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे? समझो वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, उसके पास टेक्नोलॉजी है बहुत सारी, बट उसके पास इतने लेबर्स नहीं होते, इतने मेंस नहीं होते काम करवाने के लिए, राइट? तो यहाँ पर क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री के पास लेबर्स है, मेंस है, तो उसका काम अच्छा हो जाता है, उसके रिसोर्सेज यूटिलाइज हो जाते हैं। अभी डेवलप्ड कंट्री के पास रिसोर्सेज तो है पर वो यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहे हैं, तो यहाँ पर रिसोर्सेज अच्छे से यूटिलाइज हो जाते हैं। दूसरा, उसका रेप्यूटेशन इंक्रीज होगा कि देखो ये कंट्री ना हेल्प करती है, जो लेस डेवलप्ड कंट्री है, जो डेवलपिंग कंट्री उसको हेल्प करी जाती है, उसे असिस्टेंस दिया जाता है। तो पहला तो गुड रेप्यूटेशन अर्न होता है, रिटर्न भी अच्छा मिलता है इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपने डोमेस्टिक कंट्री में कुछ इन्वेस्टमेंट किया है तो बेनिफिट आपको भी होगा, यहाँ पर रिटर्न आपको भी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट इज डेवलपिंग कंट्री को क्या बेनिफिट है? ये कंट्री डेवलप हो रही है, कहने से कि डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि अगर मैं इंडिया की भी बात करूं तो हमारे पास मेंस है, हमारे पास लेबर्स है, बट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्निकल असिस्टेंस नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट डेवलप्ड कंट्री जिसके साथ आपने कोलैबोरेट किया है वो आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी, देन ये टेक्नोलॉजी से आप अच्छा काम कर सकते हो। यहाँ पर साथ ही साथ रिसोर्सेज प्रोवाइड होंगे, तो मेंस वो काम करेंगे एंड उनका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा क्योंकि उन्हें काम करने को मिल रहा है। एंड दिस इज हाउ इंडिया को एक बेटर और फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ मिल सकता है। फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, नो हाउ, मैनेजमेंट, इन सभी में एक डेवलप्ड कंट्री हेल्प करेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ कहने से अभी पार्टनरशिप अच्छी हो गई है, आप लोग बिजनेस कर रहे हो तो एक बेटर बिजनेस रिलेशनशिप क्रिएट होता है। हो सकता है पहले सिर्फ आप इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, बट बिकॉज आपने यहाँ पर कोलैबोरेट कर दिया फॉरेन एंटिटी के साथ, नाउ योर प्रोडक्ट्स आर गोइंग टू बी सोल्ड इन द फॉरेन कंट्री ऑल्सो। तो क्या हम कह सकते हैं कि आप डिफरेंट कंट्रीज का जो रूट है वो आपके लिए ओपन हो जाएगा थ्रू फॉरेन कोलैबोरेशन।
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वही हम बात कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के पास टेक्नोलॉजी है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है। डिफिकल्टी कब आती है कि उन्हें लो कॉस्ट लेबर नहीं मिलता और क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल नहीं मिलता। टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग कंट्री के पास लेबर है, ठीक है, बहुत सारा रॉ मटेरियल्स रहता है, लेकिन वो रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पाते। तो यहाँ पर जब दोनों ही मिल जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री, तो रिसोर्सेज बेटर तरह से यूटिलाइज होंगे। एंड दीज आर द फीचर्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। टोटल 7 फीचर्स है। इट इज टोटली ओके अगर आपको 5 फीचर्स पता होंगे। अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूँ, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा आप 5 फीचर्स लिख सकते हो। क्या क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, बिजनेस रिलेशन एस्टैब्लिश करता है। एक डेवलप्ड कंट्री होती है, एक डेवलपिंग कंट्री होती है। बेनिफिट मिलता है डेवलप्ड को, बेनिफिट मिलता है डेवलपिंग को। अप्रूवल चाहिए होता है गवर्नमेंट से एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो दीज आर द फीचर्स। नेक्स्ट आते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फॉरेन कोलैबोरेशन पे, कि फॉरेन कोलैबोरेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है। जब ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है, मतलब अगर हम फॉरेन कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो हमें क्या चीज फुलफिल हो रही है, क्या पर्पस यहाँ पर हमारा अकम्प्लिश हो रहा है। सबसे पहला तो फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, कहो ना कहो, बट चाहे आप डेवलप्ड कंट्री से हो चाहे आप डेवलपिंग कंट्री से हो, दोनों ही एंटिटीज को फाइनेंशियल ग्रोथ होगी, मॉनेटरी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों का ही बेनिफिट हो रहा है। दोनों के ही प्रोडक्ट मोर देन वन मार्केट में सेल करे जा रहे हैं, मोर देन वन कंट्री में सेल करे जा रहे हैं। रिसोर्सेज यहाँ पर यूटिलाइज बेटर वे से हो रहे हैं। और जब आप कोई भी प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करते हो तो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगा। सो एक और ऑब्जेक्टिव हो गया कि हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। क्या मैं कह सकती हूँ अब आपका मार्केट शेयर इंक्रीज हो गया है, तो यहाँ पर मेजर मार्केट शेयर ऑक्यूपाई करोगे आप, रिसोर्सेज ऑप्टिमम और इफेक्टिवली यूटिलाइज होंगे। एंड लास्टली हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा यहाँ पर, सो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। याद करने की जो टेक्निक है दैट इज मोरेफ। मोरेफ इज द मेमोरी टेक्निक, कि कैसे आप चीजों को याद कर सकते हो, ठीक है। अभी मोरेफ से कैसे होगा वो बता देते हैं आपको। ठीक है, दिस इज व्हाट इज मोरेफ। एम से क्या है, मेजर मार्केट शेयर ऑक्यूपाई कर रहा है, और से ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है, आर से रिसोर्सेज इफेक्टिवली यूटिलाइज हो रहे हैं, ई से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, एंड एफ से फाइनेंशियल ग्रोथ इंप्रूव होती है कोलैबोरेटिंग एंटिटीज की। एंड दीज आर द मेमोरी टेक्निक्स। एक चीज है, आपको जो भी मेमोरी टेक्निक से हेल्प हो रही है, जो भी मेमोरी टेक्निक समझ आ रही है, याद हो रहा है, मेक श्योर आप उसे लिखो कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले कि कितना हेल्प होता है तुम्हें इन मेमोरी टेक्निक से। क्या सच में इन मेमोरी टेक्निक्स को तुम याद करते हो? मोर ओवर इट विल हेल्प यू अ लॉट इन रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन, कि कितने तरह के फॉरेन कोलैबोरेशन है। पहला है फाइनेंशियल, देन मार्केटिंग, मैनेजमेंट एंड टेक्निकल। अच्छा, फाइनेंशियल कोलैबोरेशन क्या बोलता है? फाइनेंशियल कोलैबोरेशन बोलता है कि जो फॉरेन वाली एंटिटी है वो तुम्हें हेल्प करेगी, कैसे? बाय गिविंग मनी, पैसा देके हेल्प करने वाली है। तो 3 तरह से फाइनेंशियल कोलैबोरेशन हो सकते। पहला, ये फॉरेन वाली कंपनी आपको पैसा दे रही है और एक्सचेंज में इंडियन कंपनी के शेयर्स ले रही है, दैट इज इक्विटी ले रही है। सेकेंड हो सकता है आपको लोन दे दे। सो फॉरेन वाली कंपनी इज गिविंग यू लॉन्ग टर्म लोन, जैसे कि ये लो 1 करोड़ रुपीस तुम 5 इयर्स बाद रीपे कर देना। तो एक असिस्टेंस हो गया यहाँ पर लॉन्ग टर्म लोन से। थर्ड है गिविंग क्रेडिट फैसिलिटी, दोनों अलग अलग है। लॉन्ग टर्म लोन में आप पैसे दे रहे हो, क्रेडिट फैसिलिटी में यहाँ पर बोला है कि आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज कर सकते हो, क्रेडिट पर मटेरियल्स एंड मशीनरी परचेज कर सकते हो, हम आपको इस तरह से हेल्प करेंगे। तो पहला कौन सा हो गया? फाइनेंशियल असिस्टेंस। दूसरा है फॉरेन कोलैबोरेशन में हमारा मार्केटिंग।
अभी मार्केटिंग में हेल्प करेगी। ये जो फॉरेन वाली कंपनी है ये बोलेगी कि आपकी गुड्स एंड सर्विसेज हमें दे दो। सो यस, डोमेस्टिक कंट्री कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रही, उस डोमेस्टिक कंट्री ने जो भी गुड्स प्रोड्यूस करे वो फॉरेन एंटिटी के पास चले जाएंगे, फॉरेन एंटिटी उसकी मार्केटिंग करेगी, उसे सेल करेगी, एंड इस तरह से ये होता है मार्केटिंग कोलैबोरेशन। यू कैन सी इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो रहा है डोमेस्टिक कंट्री में, जो भी कंपनी वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे। थर्ड है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कोलैबोरेशन। इधर क्या है, ये फॉरेन कंपनी ना मैनेजमेंट स्किल्स प्रोवाइड करेगी लोगों को, उन्हें बताएगी, बिकॉज वी नो मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी बिजनेस हो बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट। बिजनेस मैनेजमेंट कैसे होने वाला है, ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करोगे, यहाँ पर नॉट ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी को कैसे मैनेज करोगे, हर चीज को मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आउट ऑफ इंडिया में ये चीज बहुत ज्यादा प्रिवलेंट है। सो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एडवाइस फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक कंपनी को यहाँ पर देने वाली है। नेक्स्ट इज टेक्निकल कोलैबोरेशन। फॉरेन की टेक्नोलॉजी विल टेक प्लेस इन द डोमेस्टिक कंट्री, वहां पर जो भी एडवांस लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी आप दे सकते हो डोमेस्टिक कंट्री वाली एक कंपनी को। सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ फॉरेन कोलैबोरेशन। यहाँ पर पूरा मैंने 110 चार्ट्स बनाया है। सो आपको हर एक टॉपिक सिंपलीफाई हो जाएगा। फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड टेक्निकल, इसको याद कर सकते हो FMT। कैसे, FMT, FM स्क्वायर, ठीक है, एंड T। दिस इज हाउ यू कैन रिकॉल इट, और ये है हमारी मेमोरी टेक्निक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग अबाउट व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन अंडर FDI पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सी हमने ये तो बोल दिया कि फॉरेन कोलैबोरेशन करना है, एक रेसिडेंट एंटिटी वाली कंट्री होगी और एक आउट ऑफ इंडिया वाली कंपनी होगी, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं FDI पॉलिसी के अंदर जो गवर्नमेंट लगा सकता है। क्या रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, पहला बोलता है कोई भी सिटीजन या कोई भी एंटिटी जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रही है वो तभी इन्वेस्ट कर सकती है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। सो हियर द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो मैंडेटरी हो गया है कि अगर आप इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हो आप तभी यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया। हालांकि कुछ सेक्टर्स को प्रोहिबिट कर दिया गया है कि इधर तो इन्वेस्टमेंट अलाउड ही नहीं है। कौन से सेक्टर्स है, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी और स्पेस। यहाँ पर कोई भी सिटीजन, कोई भी एंटिटी जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है इन एरियाज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सेकंड बोला गया है NRI और सिटीजन्स जो नेपाल और भूटान के हैं वो इन्वेस्ट कर सकते, नेपाल और भूटान के सिटीजन्स इन्वेस्ट कर सकते, लेकिन रिपेट्रिएशन बेसिस पर। रिपेट्रिएशन बेसिस क्या बोलता है कि आपने इंडिया में इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट करके आपको कुछ रिटर्न मिला है, वो इन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स आप इंडिया के बाहर लेकर जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। दैट इज रिपेट्रिएशन बेसिस। थर्ड बोलता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं वो लोग, इंडिया की कंपनी के शेयर्स को बाय कर सकते हैं, उसे सेल कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो अलाउड। लास्टली फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स चाहे तो 100% ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अंडर ऑटोमेटिक रूट, यानी कि विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट वो इन्वेस्ट कर सकते हैं 100% ऑफ द कैपिटल इन एनी इंडियन कंपनी। एंड ये है हमारे रेस्ट्रिक्शन अंडर FDI पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी आता है हमारा ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, एज वी हैव सीन, दो लोग हैं, दोनों अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने सोचा हम मिलकर एक बिजनेस करते हैं टू अकम्प्लिश अ कॉमन गोल, दैट इज ज्वाइंट वेंचर। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने सोचा कि मेरा CS वाला काम तो चल ही रहा है, ठीक है, टीचिंग भी कर रही हूं मैं, और मेरा एक और फ्रेंड है, लेट अस अज्यूम ही इज अ CA, तो हमने सोचा उसका भी CA वाला काम चल रहा है, वो भी जॉब कर रहा है, बट हमने सोचा कुछ करते हैं, ठीक है, तो हम दोनों ने एक स्कूल ओपन किया है। ये क्या हुआ है, ये हमारा ज्वाइंट वेंचर हुआ। हम लोग अपना अपना इंडिविजुअल बिजनेस तो कर ही रहे, अपना अपना इंडिविजुअल जॉब तो कर ही रहे, लेकिन हम दोनों ने मिलकर एक बिजनेस किया है, दैट इज ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर, इस स्कूल के अंदर हम लोग ओनरशिप शेयर करेंगे, यानी कि हम दोनों ओनर हैं, हम लोग ही कंट्रोल करेंगे, मैनेज हम करने वाले, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा होने वाला है। बेसिकली हम दोनों अपने रिसोर्सेस को कंबाइन कर रहे हैं, अपनी स्किल्स कंबाइन कर रहे हैं, अपना नॉलेज और
एक्सपीरियंस कंबाइन कर रहे हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर कि येस वी आर गोइंग टू बिल्ड अ स्कूल। तो ये कहा जाता है जॉइंट वेंचर, जब दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज अपना ओनरशिप, अपना कंट्रोल शेयर करती है किसी प्रॉपर्टी पर एंड साथ ही साथ फॉर अ कॉमन गोल, दोनों का ही कॉमन गोल अचीव करना रहता है, दैट इज जॉइंट वेंचर। अभी जॉइंट वेंचर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, क्यों हम जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रहे हैं। सी सबसे पहला एडवांटेज जॉइंट वेंचर का होगा कि रिस्क शेयर हो जाएगी। अगर आज मैं अकेली बिजनेस कर रही होती तो कहीं ना कहीं सारा का सारा रिस्क मेरे ऊपर होता, बट यस हम दोनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा रिस्क शेयर होगा, हम लोग रिसोर्सेज भी मिलकर लाने वाले हैं तो रिसोर्सेज भी पूल ऑफ हो जाएगा। सो रिस्क शेयरिंग इज द फर्स्ट एडवांटेज, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी बिकॉज आप लार्ज लेवल पर प्रोड्यूस कर रहे हो और जब भी आप लार्ज लेवल पर प्रोडक्शन करने वाले हो तो यहाँ पर मास लेवल पर प्रोड्यूस होगा एंड इसीलिए आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड है हमारा मार्केट एक्सेस। क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पर मार्केट एक्सेस ज़्यादा मिलेगा। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे प्रोडक्ट्स को गुजरात में ही सेल करती थी, सामने वाला पर्सन उसके प्रोडक्ट को महाराष्ट्र में सेल करता था, अभी हम दोनों ने ज्वाइंट वेंचर एंटर कर लिया, सो क्या मैं कह सकती हूँ अभी सिर्फ गुजरात में नहीं मेरे प्रोडक्ट्स महाराष्ट्र में जाएंगे, उसके प्रोडक्ट महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में भी जाएंगे। या फिर अगर मैं बात करूँ हमारी जो कंपनी है एक इंडिया की है एक आउट ऑफ इंडिया की है, तो अब मेरे प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में नहीं आउट ऑफ इंडिया भी जाएंगे। सो मार्केट एक्सेस आपका इंक्रीज हो जाता है, मार्केट आपका खुल जाता है ज्यादा। सो क्या हम कह सकते हैं कि आपका जो स्कोप है, आपका जो रीच है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर आप जॉइंट वेंचर में एंटर करोगे। साथ ही साथ ग्लोबल मार्केट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एज आई हैव टोल्ड यू, अगर आउट ऑफ इंडिया की कंपनी है तो ग्लोबली भी वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगी। अच्छा, अगर मैं अकेली अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही होती तो मुझे ग्लोबली पहुंचने में टाइम लगता, इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि अपने प्रोडक्ट्स को बाहर सेल करूं। लेकिन वही क्योंकि हमने कोलैबोरेट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट वेंचर हो गया है, अब मैं बहुत ईजिली अपने प्रोडक्ट को बाहर सेल कर पाऊंगी, ग्लोबल स्कोप और ग्लोबल मार्केट तक अपने प्रोडक्ट की रीच को लेकर जा पाऊंगी। नेक्स्ट इज easy acquisition of other entity or asset और business। सो बेसिकली अगर आप अकेले हो तो आप अक्वायर नहीं कर पाओगे, कुछ भी आप परचेज नहीं कर पाओगे, हो सकता है कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको, राइट, या फिर कोई और बैरियर होगा। लेकिन जब आप साथ में हो तो यहाँ पर आप इजीली किसी और बिजनेस को भी अक्वायर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर रिस्क शेयर हो रही है, मार्केट एक्सेस इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल रीच पहुंच रही है। लेकिन हमें लगता है कि जो सामने वाला बिजनेस है ना ये हमारा कॉम्पिटिटर बन सकता है, तो हमने क्या किया उसके बिजनेस को ही खरीद लिया। क्योंकि आप दोनों साथ में हो तो आप इजीली किसी के बिजनेस को अक्वायर कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कॉस्ट की, साइज की, जोग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन की, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्ट एफिशिएंसी। जॉइंट वेंचर में यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंसी होता है। हाउ, कैसे आपकी कॉस्ट एफिशिएंसी होती है? सिंपल सी बात है, फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस ए है, बिजनेस बी है, ये दोनों ही बिजनेस आपके इंडिविजुअल चल रहे हैं और आप दोनों मिलकर एक जॉइंट वेंचर बिजनेस कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसे प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ी जो प्रोडक्ट आपके बिजनेस को नहीं मिल पा रहा है, कहने से आपका इंडिविजुअल बिजनेस आपको वो प्रोडक्ट दे देगा, तो जो फाइनेंशियल रिसोर्स आपको अलग से परचेज करने पड़ते वो यहाँ पर परचेज करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट आपका इंडिविजुअल बिजनेस, आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। सी स्मॉल स्केल कंपनी के लिए डिफिकल्ट होता है कभी कभी इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी सेटअप करना। अगर आपके पास प्लान है परफेक्ट प्रोडक्ट का लेकिन फाइनेंशियल शॉर्टेज है, मशीनरी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो दूसरी कंपनी आपकी हेल्प करती है एंड बिकॉज दूसरी कंपनी आपकी हेल्प कर रही है आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इसे एक बार फिर से समझ सकते हो कि कैसे कॉस्ट रिड्यूस होगा। वेरी सिंपल, ये बिजनेस ए है, ये बिजनेस बी है, दोनों ने मिलकर जॉइंट वेंचर किया है। अभी यहां पर यू हैव दैट परफेक्ट प्लान फॉर द प्रोडक्ट,
कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, कैसे बनना है, पूरा परफेक्ट प्लान है, लेकिन एज ऑफ नाउ यू डोंट हैव द मशीनरी, यू डोंट हैव द रिसोर्स। तो यहाँ पर जो दूसरा बिजनेस जिसके पास मशीनरी है, जिसके पास रिसोर्स है, वो हेल्प करता है, वो लेंड करता है हेल्प, एंड दिस इज हाउ आपका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट एफिशिएंट काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल नेचर। अरे बहुत प्यारा पॉइंट है। फ्लेक्सिबल नेचर क्या बोलता है कि तुम्हारा तुम्हारा काम तो कर ही रहे हो, उसमें पूरी की पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि बिजनेसेस और द पर्सन दे कैन कैरी ऑन देयर इंडिविजुअल बिजनेस, वो अपना इंडिविजुअल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, उसमें उन्हें पूरा का पूरा फ्रीडम है, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। जो उनका ज्वाइंट वेंचर वाला बिजनेस है उनमें ओनरशिप शेयर्ड है, तो वहां पर आप इंटरफेयर कर सकते हो, अदरवाइज इंडिविजुअल बिजनेस आप आराम से कैरी ऑन कर सकते हो। ये हमारे एडवांटेजेस हैं जॉइंट वेंचर फॉर्म करने के। अच्छा, अभी देखेंगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेजेस आए हैं तो डिसएडवांटेजेस भी आएंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज बोलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी अगर पूरा कंसंट्रेशन का रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन है जो समझो CS भी कर रहा है, साथ में CA भी कर रहा है, साथ में CMA भी कर रहा है, ठीक है। सो ऐसे तो बहुत अच्छा है कि उसके पास मल्टीपल डिग्रीज हो जाएगी, उसको नॉलेज बहुत होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बोल सकती हूँ ना कि कहीं ना कहीं जिस कोर्स में उसको पूरा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है वहां पर वो पूरा कंसंट्रेशन नहीं दे पाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वो CS का भी पढ़ रहा है, CA का भी पढ़ रहा है, CMA का भी पढ़ रहा है। लाइक वाइज यहाँ पर बोला गया है बिकॉज आपके जो पार्टनर्स है वो इंडिविजुअल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। क्योंकि वो इंडिविजुअल बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, हो सकता है कभी कभी जब उनके यहाँ पर पार्टिसिपेटेड प्रोजेक्ट ज्वाइंट वेंचर बिजनेस को पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तब वो उतना अटेंशन, उतना कंसंट्रेशन नहीं दे पा रहे, एंड दैट इज व्हाई मे बी कि आपका जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट जो है वो सफर करे। वही बोला गया है, साइमल्टेनियस वर्क कर रहे हो आप, कभी कभी आपका जॉइंट वेंचर बिजनेस सफर कर सकता है। या तो जॉइंट वेंचर बिजनेस सफर करेगा या आपका इंडिविजुअल बिजनेस सफर करेगा। एग्जाम्पल बोला है कि कंपनी A को टेक्नोलॉजिकल एसेट्स चाहिए, जॉइंट वेंचर कंपनी B को भी वो फैसिलिटी चाहिए। इस दौरान अगर कंपनी B को टेक्निकल एसेट्स चाहिए तो उन्हें अपना इंडिविजुअल प्रोजेक्ट पोस्टपोन करना पड़ेगा। क्वाइट लॉजिकल, क्वाइट सिंपल कि यार मेरे पास टेक्नोलॉजिकल एसेट्स है, मैंने मेरे टेक्नोलॉजिकल एसेट्स ना जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट में लगा रखे, वहां पर काम हो रहा है, लेकिन मुझे भी चाहिए इस ड्यूरेशन पे वो टेक्नोलॉजिकल एसेट्स, बिकॉज वहां पर काम हो रहा है तो मैं इन टेक्नोलॉजिकल एसेट को यूज नहीं कर सकती, एंड दैट इज वाई मेरा इंडिविजुअल बिजनेस सफर कर सकता है। ठीक है, दूसरा लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट। ये क्या बोलता है, ये बोलता है यार प्रॉब्लम है, ठीक है, शादी वाला प्रॉब्लम है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं शादी वाले कॉन्सेप्ट से। क्या चीज प्रॉब्लम है, हमेशा यही प्रॉब्लम होता है ना यार, जितने एफर्ट्स मैं दे रही हूँ उतना एफर्ट्स वो नहीं दे रहा है, इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं है दोनों का, दोनों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, दोनों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए ज्वाइंट वेंचर बिजनेस में। कभी कभी हो सकता है दैट द सेकेंड पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड विथ यू कि आपका उतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, आपको उतना सही नहीं है बिजनेस, आपका ध्यान तो इंडिविजुअल बिजनेस में, तो इक्वल इन्वॉल्वमेंट का लैक एक डिसएडवांटेज है। कल्चरल डिफरेंसेस, अगर आपके कल्चर्स अलग है, अगर यहाँ पर आपके रीजन्स अलग है तो प्रॉब्लम आ सकती है। मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, सामने वाले पर्सन का ओपिनियन अलग हो सकता है, क्योंकि हमारा टेस्ट अलग है, हमारा बिलीफ अलग है, हमारी कल्चरल प्रेफरेंसेस अलग है। हो सकता है अगर मैं यहाँ पर बिजनेस कर रही हूँ रेसिडेंट कंट्री में, मेरी एक फॉरेन वाली कंपनी है, हम लोग मिलकर जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो उनका टेस्ट, उनका बिलीफ, उनके प्रेफरेंसेस विल बी डिफरेंट और वहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। सो डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट मैनेजमेंट स्टाइल से कोऑपरेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सभी का सोचने का तरीका, मानने का तरीका कैन बी डिफरेंट। और क्या डिसएडवांटेज है, एक्सटेंसिव रिसोर्स एंड प्लानिंग रिक्वायर्ड। आप जब भी किसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में आ रहे हो, ऐसा नहीं कि आज सोचा और कल ज्वाइंट वेंचर में आ जाए, नहीं, इट इज अ लॉन्ग टर्म बिजनेस, तो बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारी प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। अदरवाइज अगर आपने ऐसा नहीं किया, इट कैन लीड टू अ फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, हो सकता है आपको आपका बिजनेस बंद करना पड़े।
ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम कब आती है? जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। आपकी कंपनीज अलग है, आपके गोल्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, आपके बिलीफ, टेस्ट, प्रेफरेंसेस अलग हो सकती है। अगर आपने कम्युनिकेट नहीं किया तो प्रॉब्लम आएगी एंड अल्टीमेटली इट वुड लीड टू फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट एंड फेलियर ऑफ द बिजनेस। इसीलिए बोला गया है कि क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है तो प्रॉब्लम्स आ सकती है पार्टनर्स के बीच में। अनरिलायबल पार्टनर। अनरिलायबल पार्टनर क्या होता है? हो सकता है कि सामने वाला पर्सन अपना 100% नहीं दे पा रहा है। मुझे लग रहा है कि सारी मेहनत तो मैं ही कर रही हूँ इस बिजनेस में, ये सामने वाला पर्सन तो अपना 100% दे ही नहीं रहा है इस प्रोजेक्ट में, और इसीलिए फिर उसके साथ बिजनेस करना अनरिलायबल हो जाता है। उसके ऊपर डिपेंड करना बिजनेस के लिए वो भी अनरिलायबल हो जाता है। ये कब होगा? जब सामने वाला पर्सन उसका 100% नहीं दे रहा है। लास्ट, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटर। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कर रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ बिजनेस कर रही हूँ, तुम्हें मैंने बता दिया कि ये जो मेरा फेमस गोलगप्पे है, ये उसमें मैं क्या मसाला डालती हूँ, क्या स्पाइसेस डालती हूँ, हम लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन तुमने सोचा कि क्यों ना अब मैं अपना सेपरेट बिजनेस करूँ। सोच रहे हो तुम कितने बुरे हो? तुमने सोचा क्यों ना मैं अपना सेपरेट बिजनेस करूँ, और कहीं ना कहीं मेरे लिए ही कॉम्पिटिशन क्रिएट कर दिया। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ जॉइंट वेंचर कि कॉम्पिटिटर आप अपना ही क्रिएट कर देते हो। दीज आर द डिसएडवांटेजेस। सी आई नो बहुत सारे पॉइंट्स है, पर मेक श्योर सब में यू शुड नो एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स। 5 पॉइंट सब में पता होनी ही चाहिए। इफ यू विल नो द बुलेट पॉइंट तो अंदर का फिर भी कंटेंट खुद से लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटेजीज ऑफ एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर एंड इट इज इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसको प्रॉपरली हम है ना मैरिज के सेटअप से पढ़ेंगे। यहाँ पर बोला है जॉइंट वेंचर में एंटर करने की क्या क्या स्ट्रेटेजी है, प्रॉपर मैरिज वाले सेटअप से समझो। सबसे पहले क्या होगा, शादी में हम देखेंगे कि हमें कैसा पार्टनर चाहिए। हम सोचेंगे ठीक है मेरे को ऐसा पार्टनर चाहिए, ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, जॉब वाला चाहिए या बिजनेस वाला चाहिए, ठीक है, दिखने में कैसा होना चाहिए, कहाँ रहेगा, हमें ये सब देखते। ठीक है, सो बेसिकली आइडेंटिफाई करोगे कि तुम्हें कैसा पर्सन चाहिए। लाइक वाइज यू हैव टू आइडेंटिफाई कि तुम्हें तुम्हारा जॉइंट वेंचर पार्टनर भी कैसा चाहिए, प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर पार्टनर कैसा चाहिए। वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो तुम्हारी खामियों को कॉम्प्लीमेंट करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को गुस्सा बहुत आता है तो सामने वाला ऐसा होना चाहिए जिसमें पेशेंस बहुत हो, राइट। वैसे ही यहाँ पर बोला गया है अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है चीज़ों को मैनेज करने में, तो सामने वाला पर्सन ऐसा होना चाहिए जिसको मैनेजमेंट अच्छा हो, आपका मार्केटिंग अच्छा हो, तो आप लोग कॉम्प्लीमेंट करोगे एक दूसरे को। सेकेंड बोलता है वो पर्सन ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। अरे ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, मैंने मेरी बातें उसे बताई, पता चला उसने सबको बता दी, तो हम पर्सन कैसे ढूंढेंगे, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। अगर ये सब रहा तो हमारा रिलेशनशिप अपने आप स्ट्रांग होगा, तो एक स्ट्रांग रिलेशनशिप क्रिएट होगा। साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि मैं अगर एफर्ट्स ले रही हूँ तो सामने वाला पर्सन भी इक्वली कंट्रीब्यूट करे। अच्छा, अगर मैं सब्जी बना रही हूँ, अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैं चाहूंगी सामने वाले जो पर्सन है बर्तन मांज ले, डिशेस वॉश कर ले। ठीक है, सो इक्वल कंट्रीब्यूशन चाहती हूँ। वही हमारे बिजनेस के केस में कैसे होगा कि सामने वाला जॉइंट वेंचर पर्सन ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। आप अपने बिजनेस की बहुत सारी बातें डिस्कस करते हो, बिजनेस के प्लान्स डिस्कस करते हो, तो वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। एंड इस तरह से साथ ही साथ उसके दिमाग में भी ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग जॉइंट वेंचर रिलेशन क्रिएट करना है, लॉन्ग टर्म के लिए क्रिएट करना है, फाइनेंशियली विच शुड बी रिवॉर्डिंग, प्रॉफिट मोटिव के साथ क्रिएट करना है, एंड दोनों को ही इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन देना है। चाहे वो रिसोर्सेस हो, स्किल्स हो, मार्केटिंग का काम हो या कैपिटल का काम हो, पर कंट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। और क्या, सी आजकल कोई वैल्यू नहीं है, तुमने जो मुंह से बोला क्या पता तुम खुद मना कर दो, कोई वैल्यू नहीं है मुंह की बोलने की, तो हम बोलेंगे हमें तो चाहिए प्रूफ, तुम तो लिख कर दो। तो राइटिंग में अग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स कि क्या टर्म्स होगी, क्या ड्यूटीज होगी, क्या राइट्स होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने वाली है। साथ ही साथ शुरू में ही बता दो तुम क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। मैंने शुरू में ही बोल दिया कि ठीक है हर संडे को हमें शॉपिंग पर जाना है,
ठीक है। हर वीकेंड को हमें मूवी देखने जाना है तो शुरू में ही बोल दिया तुम्हें अकेले जाना अलाउड ही नहीं है, अब तुम अकेले नहीं जा सकते हो। सो कहने से कि आपको स्कोप जो है वो लिमिट कर देना है शुरू में ही। लाइकवाइज इन द केस ऑफ जॉइंट वेंचर दोनों ही पार्टीज स्कोप को लिमिट कर देगी कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं बिगिनिंग में ही। वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल, क्लियरली बताना है कि आपका वेंचर कैसा है, कौन से कस्टमर्स को आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होने वाली है, क्या प्रोडक्ट के कॉस्ट रखने वाले हो, क्या आप कोई नया प्रोडक्ट लाने वाले हो, तो आपका बिजनेस मॉडल कैसा होना चाहिए वो शुरू में ही आपको डिसाइड कर लेना है। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करना है। जो भी दोनों पार्टनर्स हैं दे शुड वर्क विद द फ्लेक्सिबिलिटी, रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, इस तरह से हमें रखना है। ये सब करने के बाद भी फिर भी दोनों पार्टनर्स में नहीं जमी, प्रॉब्लम आ रही है, तो एग्जिट रूट्स इस्टेब्लिश कर दो शुरू में ही कि अगर नहीं जमी तो हम लोग टाटा बाय बाय कर लेंगे। सो एग्जिट रूट्स इस्टेब्लिश कर देने इन द बिगिनिंग इटसेल्फ। अगर एक्सपेक्टेशन मीटअप नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो बेटर है टू एग्जिट एंड these are the strategies of entering into a joint venture। एक बारी मेरे साथ देखोगे, रिपीट करोगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे प्रोस्पेक्टिव जॉइंट वेंचर पार्टनर कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने देखा वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए उसका, ओके, वेल डिफाइंड बिजनेस। उसके बाद वी हैव सीन कि यहाँ पर ये जो पर्सन है वो स्ट्रॉन्ग जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए। फिर वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल हो गया, रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए, शुरू में ही स्कोप बता दो, सो लिमिटिंग द स्कोप ऑफ जॉइंट वेंचर यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेगा। एंड लास्टली एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जिट रूट्स। ये स्ट्रैटेजीज है हमारी जॉइंट वेंचर में एंटर होने की। अभी ये जॉइंट वेंचर आर ऑफ टू टाइप्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जॉइंट वेंचर दो तरह के होते हैं, पहला इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर एंड दूसरा है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर। मैम डिफरेंस क्या है? सी इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में दो या दो से ज़्यादा बिजनेस मिलकर एक नई एंटिटी फॉर्म करते हैं। सो इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर में एक सेपरेट लीगल एंटिटी फॉर्म होती है, या तो कंपनी के फॉर्म में, एलएलपी या पार्टनरशिप के फॉर्म में, बट बेसिकली अ न्यू एंटिटी इज क्रिएटेड। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर में कोई भी सेपरेट एंटिटी क्रिएट नहीं होती है, यहाँ पर अग्रीमेंट होते हैं, वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर। सो एज आई हैव टोल्ड यू, इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर की पहचान ही क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट होने वाली है यहाँ पर। और अब हम देखने वाले हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर के, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीटेड पूछा जाता है। अभी बिकॉज लेट अस अज्यूम कि ए एंड बी ने मिलकर एक नई एंटिटी फॉर्म करी, ये इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर है। बहुत बेसिक सी बात है। अब इस जॉइंट वेंचर बिजनेस में क्या मैं बोल सकती हूँ ए और बी दोनों की ही ओनरशिप होगी? हाँ मैम, तो दोनों का ही ओनरशिप होगा। क्या मैं बोल सकती हूँ दोनों ही मैनेज करने वाले मिलकर? यस, दोनों ही मैनेज करने वाले। कैन आई से दोनों ही प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करने वाले हैं? यस। अच्छा, दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर फुलफिल करने वाले हैं। एंड यस, एकदम बेसिक यही की कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं कि ओनरशिप शेयर होगी, मैनेजमेंट शेयर होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होगी, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा, और एक अग्रीमेंट होता है टू क्रिएट अ सेपरेट एंटिटी। इट इज एज सिंपल एज इट इज। तो यहाँ पर याद करने की मेमोरी टेक्निक है प्रोमा, PROM और डैश ए से अग्रीमेंट, पी से क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर होगा, आर से रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर, ओ से ओनरशिप शेयर, एम से मैनेजमेंट शेयर, ए से एक अग्रीमेंट होता है टू क्रिएट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एंड दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन मेमोरी टेक्निक से, इन निमोनिक्स से याद रहेगा, जो भी निमोनिक्स तुम्हें याद हो रहे हैं वो सभी कॉमेंट्स में लिखना ताकि हमें पता चलेगा, ठीक है। दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर। यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं होती है, कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं होती। यहाँ पर कुछ अग्रीमेंट होते हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, नो हाउ, टेक्निकल असिस्टेंस अग्रीमेंट या फिर फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेट अस अज्यूम
कि बेल्जियम वॉफल है, ठीक है। अभी मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करती हूँ ना, इसकी फ्रेंचाइजी ले लेती हूँ, ठीक है। मैं सोचती हूँ इसकी फ्रेंचाइजी ले लेती हूँ, तो यहाँ पर एक फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट होगा। मैं सोचती हूँ कि हम इसकी फ्रेंचाइजी लेंगे उदयपुर में, ठीक है। उदयपुर में एक आउटलेट ओपन हो गया, इसकी फ्रेंचाइजी लेने वाली हूँ। यहाँ पर होगा फ्रेंचाइजी अग्रीमेंट एंड दैट विल बी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। बात करी जाए क्या यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट हुई? नहीं, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएट नहीं हुई। तो इसके फीचर्स क्या होंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं? सबसे पहला तो दोनों ही पार्टीज, टू और मोर पार्टीज, दोनों ही पार्टीज अपने रिसोर्सेस लेकर आएगी। रिसोर्सेस कैसे लेकर आएगी? क्या मैं कह सकती हूँ अगर मुझे फ्रेंचाइजी लेनी है तो मैंने कुछ पैसे दिए होंगे यहाँ पर, ठीक है, मैंने कुछ मॉनेटरी वैल्यू दी होगी और बदले में इन्होंने मुझे रिसोर्सेस दिए होंगे वो वॉफल को बनाने के लिए, मशीनरी वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो पहला की कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ, दोनों ही पार्टीज का यहाँ पर कुछ इनपुट्स लेकर आती है, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में हो या मटेरियल्स के फॉर्म में हो। यहाँ पर मुझे मटेरियल भी मिलेगा, मुझे टेक्नोलॉजी भी मिलने वाला है। अच्छा, दोनों ही पार्टीज का इंटेंशन होता है कि हम बिजनेस को रन करने वाले हैं। दोनों ही पार्टीज का कुछ कंट्रोल रहता है। अच्छा, कुछ कंट्रोल कैसे रहता है? यहाँ पर मेरे आउटलेट पर आई कैन डिसाइड सम थिंग्स, ठीक है, कि कौन आएगा जॉब पर, क्या टाइमिंग होने वाला है, ये मैं डिसाइड कर सकती हूँ। और जो मेन बेल्जियम वॉफल है, कौन सी नई वॉफल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कौन सा नया पैनकेक लेकर आ रहे हैं, कुछ शेक्स लेकर आ रहे हैं, क्या क्या ऑफर लगने वाला है, वो लोग डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टी का कुछ ना कुछ कंट्रोल यहाँ पर रहेगा। दोनों ही पार्टीज का यहाँ पर रिलेशनशिप ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन बेसिस का नहीं होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है। हम सोचते हैं कि लंबे टाइम के लिए हम इस कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर को चलाएंगे एंड दीज आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉइंट वेंचर। अभी ये जॉइंट वेंचर के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, इधर भी आपको एक प्यारा सा चार्ट दिख रहा होगा। सबसे पहला स्टेज क्या होता है जॉइंट वेंचर में? फैमिलियराइजेशन स्टेज, जहां पर दोनों ही बिजनेस एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक मैरिज, कि दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो पहला फैमिलियराइजेशन स्टेज विल द पार्टनर्स अटेम्प्ट टू नो ईच अदर, एंड जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बनता है दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दूसरा आता है एंगेजमेंट फेज, जहां पर हमने एक दूसरे को जान लिया, एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है, बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन एक थोड़ा सा सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है। सो एंगेजमेंट में लेवल ऑफ कमिटमेंट होता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता बट होता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या बनता है? लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बनता है दोनों ही पार्टीज के लिए। और क्योंकि दोनों पार्टीज रेडी होती है अपने रिसोर्सेस लगाने के लिए, दोनों पार्टीज रेडी होती है साथ में बिजनेस करने के लिए। एंड फाइनली हमारा फाइनल स्टेज आता है जहां पर दोनों ही पार्टीज के बीच में ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि ठीक है अब हमें ये बिजनेस करना है, एंड वहां पर अग्रीमेंट बनता है, या तो शेयर होल्डर अग्रीमेंट, एलएलपी अग्रीमेंट या जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट। ये अलग अलग क्यों बोला है? कंपनी है तो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट बन सकता है, एलएलपी है तो एलएलपी अग्रीमेंट, और जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट बनता है। ये इसलिए बनता है सो दैट कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, टू अवॉइड द मिसअंडरस्टैंड, क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इससे लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। अभी बात करते हैं जब अग्रीमेंट आया ही है तो इन अग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होगा, क्या क्या की इश्यूज है जो होने ही चाहिए। अब हम वो देखेंगे कि अग्रीमेंट को ड्राफ्ट करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना। इट इज़ वेरी बेसिक, बहुत सिंपल है, इसको कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ चार्ट बनाया। क्या चीज़ें होगी अग्रीमेंट में, कि आपका बिजनेस क्या है, आप रिसोर्सेज कैसे लेकर आ रहे हो, शेयर्स का कैसे अलॉटमेंट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा। इफ इट इज अ कंपनी तो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होगा, एलएलपी है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होगा, आपके क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे अपॉइंट होगा, कैसे रिमूव हो सकता है, कितने टेन्योर के लिए आप किसी पर्सन को अपॉइंट करोगे, डिसीजन कैसे लेना है, क्या वैल्यूएशन करोगे कंपनी का, और अगर कुछ डिस्प्यूट हो जाता है तो वो डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा। ये बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है वाइल ड्राफ्टिंग जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट। अगेन इंपॉर्टेंट है।
ये भी तुम्हारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया है, ठीक है, कि किन किन की इश्यूज का ध्यान रखना है वाइल ड्राफ्टिंग, चाहे वो शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट हो, एलएलपी अग्रीमेंट हो या फिर हमारा जेबी अग्रीमेंट हो। अभी बात करते हैं असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ जेवी अग्रीमेंट। जेवी अग्रीमेंट में क्या असेंशियल कंपोनेंट्स होने चाहिए, याद करने की मेमोरी टेक्निक पहले हम देखेंगे, दैट इज डी पी रोल। डीपी रोल, डी से आता है डिस्क्रिप्शन, अग्रीमेंट का नेचर क्या है सबसे पहले वो बताया जाएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द अग्रीमेंट, रेंट अग्रीमेंट है, सेल अग्रीमेंट है, आपके अग्रीमेंट का नेचर क्या है, तो सबसे पहले आएगा डिस्क्रिप्शन। फिर आता है पार्टीज, पार्टीज कौन है जिसके बीच में अग्रीमेंट हो रहा है, जहाँ पर पार्टीज की पूरी डिटेल्स लिखी जाएगी, जनरली पार्टी का नाम, उसकी एज लिखी जाती है, सन ऑफ, डॉटर ऑफ वो लिखा जाता है, उनका एड्रेस लिखा जाता है। इफ इट इज अ कंपनी तो कंपनी में क्या लिखा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा जाएगा। उसके बाद आया है रिसाइटल्स। रिसाइटल्स बोलता है कि पहले क्या सिचुएशन थी वो आपको बताना है। सो पहले फॉर एग्जांपल रेंट अग्रीमेंट है तो हम बताएंगे कि पहले ये प्रॉपर्टी यहाँ सिचुएटेड थी, अब हम इसे रेंट पर दे रहे हैं। रिसाइटल पहले के सिचुएशन को बताता है। फिर आता है हमारा ऑपरेटिव पार्ट जो बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। लास्टली जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए दैट इज लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट इज समथिंग जो कि कंपनी सेक्रेटरी ड्राफ्ट करता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी लीगल एस्पेक्ट में आएगा कि जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट में क्या अमेंडमेंट हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं, अगर होंगे तो कैसे होंगे, जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट का ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम के लिए बना है, कब टर्मिनेट होगा, कब खत्म हो जाएगा, डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व होगा, इफ इट ऑल डिस्प्यूट हो जाता है कैसे फ्रेंडली मैनर से रिजॉल्व होगा, कौन से कोर्ट पे जा सकते हो आप, कोर्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, ये क्या बोलता है, दोनों ही पार्टीज कॉन्फिडेंशियलिटी एंड नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट में एंटर करेगी कि हम ये बातें आगे डिस्क्लोज नहीं करने वाले। फॉर एग्जाम्पल मैं ना बिजनेस में एंटर कर गई हूँ तुम्हारे साथ और मैंने तुम्हें मेरे बिजनेस के सीक्रेट्स बता दिए, प्लान्स बता दिए, तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू एंटर कॉन्फिडेंशियलिटी नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट कि ये आगे तुम शेयर नहीं कर सकते हो। फिर आता है नॉन कॉम्पीट क्लॉज। नॉन कॉम्पीट क्लॉज बोलता है कि तुम मेरे साथ कॉम्पिटिशन में नहीं आ सकते हो, इवन इफ हमारा जॉइंट वेंचर बिजनेस खत्म हो गया, यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉम्पिटिशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसे बोला जाता है नॉन कॉम्पीट क्लॉज। इंडेमनिफिकेशन, सामने वाले पर्सन की वजह से अगर लॉस हुआ है देन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी टू मेक गुड द लॉस, टू कॉम्पनसेट, ये आएगा इंडेमनिफिकेशन में। एंड लास्टली प्रोसीजर क्या रहेगा इस जेवी अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने का। सो दीज आर द लीगल एस्पेक्ट जिसका ध्यान रखना है। टोटल एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या है, डीपी रोल, डिस्क्रिप्शन, पार्टीज, रिसाइटल्स, ऑपरेटिव पार्ट एंड लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट में इन सभी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक दैट इज स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल को स्पेशल पर्पस एंटिटी भी बोला जाता है। अभी नाम से समझ आ रहा है कि ये स्पेशल पर्पस व्हीकल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही स्टैब्लिश किया जाता है, एकदम परफेक्ट। सो बेसिकली जैसे कि उदयपुर का गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट स्टैब्लिश किया था, उसमें से उदयपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी है, वो किस फॉर्म में है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल को बनाया जाता है एंड उसे कहा जाता है एसपीवी। अच्छा, अगर कोई कंपनी स्पेशल पर्पस व्हीकल को बना रही है तो वो कंपनी अलग है, स्पेशल पर्पस व्हीकल अलग है। समझो, जनरली कंपनी ऐसा करती है रिस्की प्रोजेक्ट में या फिर इन्वेस्टमेंट जो रिस्की है उस केस में ऐसा करती है, सो दैट अगर एसपीवी को कुछ हो जाता है उससे आपकी पेरेंट कंपनी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो भी कंपनी इनकॉर्पोरेट करेगी उसे हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी। इफ इट ऑल एसपीवी गोज बैंकरप्ट तो उससे पेरेंट कंपनी पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों अलग अलग है। अच्छा, पेरेंट कंपनी को कुछ हो जाता है तो उससे एसपीवी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज बोथ आर डिफरेंट। तो आपको जो रिस्की इन्वेस्टमेंट करने
करने होते हैं, ठीक है, वो रिस्की प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, जनरली इट कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, बिकॉज इसको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आप इनकॉर्पोरेट करते हो। सी यहाँ पर स्पेशल पर्पस के लिए है, लेकिन वो लॉफुल होना चाहिए। एसपीवी किसके फॉर्म में हो सकती है? कंपनी के फॉर्म में, एलएलपी के फॉर्म में, या ट्रस्ट के फॉर्म में भी हो सकती है। यहाँ पर बोला गया है एसपीवी का अपना खुद का ओनरशिप मैनेजमेंट है जो कि पेरेंट कंपनी से अलग है, एंड एसपीवी में उसके खुद के प्रमोटर्स होते हैं, उसके खुद के डायरेक्टर्स होते हैं, उसके खुद के स्पॉन्सर्स होते हैं, सो दोनों अलग अलग है। दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, बिकॉज आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते एसपीवी वाले क्वेश्चन में स्पेशली कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अभी अगर एसपीवी की बात करूं तो एसपीवी के बेनिफिट्स क्या क्या है। सबसे पहला, एसपीवी यहाँ पर बोलता है कि हम अलग है, तुम अलग हो, हमारे एसेट अलग है, तुम्हारे एसेट अलग है। हालांकि तुमने हमें फॉर्म किया है विच इज जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ होली ओन्ड सब्सिडरी। ये पेरेंट कंपनी एसपीवी फॉर्म करती है जनरली होली ओन्ड सब्सिडरी के फॉर्म में। तो यहाँ पर ये पेरेंट कंपनी के पास मल्टीपल एसेट का ओनरशिप आ जाता है, कंपनी का भी आ जाएगा और साथ ही साथ मल्टीपल एसेट का ओनरशिप भी आ जाता है। दूसरा बोला है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कौन सा जुरिस्डिक्शन है, आपके ऊपर ज़्यादा स्टैट्यूटरी लॉज रूल्स रेगुलेशन नहीं होते। डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होता है पूरा, आप बता दोगे कि एसपीवी कौन सा काम कर सकता है, कौन सा काम नहीं कर सकता, बिकॉज स्पेशल पर्पस व्हीकल वही काम कर सकता है जिस पर्पस के लिए उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो कोई भी काम नहीं कर सकता है, ठीक है। एसपीवीज को टैक्स बेनिफिट के लिए भी बनाया जाता है। अच्छा, टैक्स बेनिफिट के लिए कैसे बनाया जाता है वो भी हम अभी देखते हैं। एंड आप अपने असेट्स को इनडायरेक्टली अक्वायर कर सकते हो। अच्छा, अभी समझेंगे। फॉर एग्जांपल देयर इज अ स्पॉन्सर कंपनी। स्पॉन्सर कंपनी यानी कि पेरेंट कंपनी, उसने एसपीवी फॉर्म कर दी। उस स्पॉन्सर कंपनी को ना असेट की रिक्वायरमेंट है, उसे असेट चाहिए। तो दीदी असेट चाहिए तो ले लेगी असेट? नहीं, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पॉन्सर कंपनी को चाहिए असेट। अब यहाँ पर इसने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया। स्पेशल पर्पस व्हीकल लोन लेगा और उस असेट को परचेज करेगा जो हमारी स्पॉन्सर कंपनी को चाहिए। इसने असेट को परचेज कर दिया, ये असेट को परचेज करके एसपीवी को लीज पर देगा। अभी ऐसा हमने क्यों किया? जब स्पॉन्सर कंपनी लीज पर असेट लेगी तो लीज रेंट देगी और लीज रेंट का पैसा डिडक्ट होगा इनकम से, एंड दैट इज वाई उसकी इनकम में से जब लीज रेंट माइनस होगा तो उसका इनकम भी कम आएगा, इनकम विल बी रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इनकम कम आएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट द स्पेशल पर्पस व्हीकल कि इसने लोन पर क्यों लिया, जब इसने लोन लिया और फिर अपनी असेट को परचेज करी तो इसे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड हियर स्पेशल पर्पस व्हीकल का भी इंटरेस्ट डिडक्शन हो जाएगा टोटल इनकम में से, एंड इनकम कम तो टैक्स भी कम। दैट इज हाउ स्पेशल पर्पस व्हीकल इनडायरेक्टली यहाँ पर अक्वायर करती है एसेट को, विच इज इनडायरेक्ट एक्विजिशन ऑफ एसेट, ठीक है। इनडायरेक्टली असेट अक्वायर होते हैं हमारे, एंड ये हमें हेल्प करेगा। सी लीगल प्रोटेक्शन क्या बोलता है बेसिकली, अगर एसपीवी कोई भी प्रोजेक्ट कर रही है और वो स्पेशल पर्पस व्हीकल का प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो उससे हमारी स्पॉन्सर कंपनी को, हमारी पेरेंट कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों अलग अलग हैं। अकाउंटिंग रीजंस यहाँ पर बोलता है एसपीवी। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ना स्पॉन्सर कंपनी को पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, डेट चाहिए, लेकिन वो जो डेट बैलेंस शीट में दिखता है तो वो प्लीजेंट पिक्चर शो नहीं करता कि इतना सारा पैसा ले रखा है इस कंपनी ने। इसीलिए कंपनीज कभी कभी स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म करती है एंड उससे वो डेट रेज करती है, सो दैट यहाँ पर आपकी स्पॉन्सर कंपनी की तो एक प्लीजेंट पिक्चर शो होगी, आपका रिस्क कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, रिस्क कैसे कम होगा, बिकॉज स्पॉन्सर कंपनी अलग है, एसपीवी अलग है, जो भी सारे स्पेक्यूलेटिव इन्वेस्टमेंट है, रिस्की प्रोजेक्ट है, वो सब स्पेशल पर्पस व्हीकल कर रहा है, एंड दैट इज हाउ अगर वो प्रोजेक्ट फेल भी हो जाता है तो स्पॉन्सर कंपनी को इंसॉल्वेंसी का कोई भी लोड नहीं रहेगा।
लास्टली सिक्योरिटाइजेशन में भी हेल्प करता है आपका एसपीवी। अच्छा, अभी एसपीवी का पर्पस क्या है? जैसा कि वी हैव सीन कि अगर बहुत सारे आपके स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट है, रिस्की इन्वेस्टमेंट है, तो वो एसपीवी के थ्रू होता है। तो हाईली लेवरेज्ड और रिस्की इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो बिना कंपनी को एंडेंजर किए, बिना स्पॉन्सर कंपनी को कोई भी रिस्क दिए। दूसरा बोला है फंड रेज कर सकते हैं मार्केट से स्पेसिफिक काम के लिए। गवर्नमेंट ने यहाँ पर सेपरेट व्हीकल भी क्रिएट किया, जैसे कि वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट था, तो आप स्पेसिफिकली फंड क्रिएट कर सकते हो। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को एसपीवी के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हो। हम हमारी असेट्स को इनडायरेक्टली अक्वायर करेंगे, वो पूरा एग्जाम्पल जो भी मैंने समझाया, इनडायरेक्ट असेट अक्वायर होगा टैक्स सेविंग के लिए। एंड लास्टली बोला गया गवर्नमेंट भी स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए एसपीवी क्रिएट करता है एंड दिस इज द पर्पस ऑफ एसपीवी। तुम डेफिनेटली ऐसा लिख कर आ सकते हो इन द एग्जाम। ये इफ़ यू विल सी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज है या मॉड्यूल की लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। इट इज़ अ सिंपल लैंग्वेज, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लैंग्वेज जो तुम्हारे मॉड्यूल में है, जो होना चाहिए हमारे आंसर में, एंड दिस इज़ हाउ यू ऑल्सो हैव टू राइट। अच्छा, अभी क्या डिफरेंस है बिटवीन अ कंपनी एंड एसपीवी? क्या डिफरेंस होता है? बहुत सिंपल सी बात है। सी एसपीवी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, एसपीवी कंपनी के फॉर्म में हो सकती है, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एसपीवी हमेशा कंपनी के फॉर्म में होगी। एसपीवी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एलएलपी, कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट। तो जब मैं बात करती हूँ कंपनी की, कंपनी एक वाइडर टर्म आ जाता है, कंपनी एक जनरल टर्म आ जाता है जो बहुत कुछ कर सकता है, जो एमओए में लिखा है। बट एसपीवी सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक काम ही कर सकता है। सो बेसिकली एसपीवी कैन ऑल्सो बी अ पार्टनरशिप फर्म, कैन ऑल्सो बी अ कंपनी, एलएलपी। ठीक है, टॉकिंग अबाउट कंपनी, कंपनी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो एमओए में लिखा है, लेकिन अगर मैं बात करूँ एसपीवी के स्कोप की तो इट इज़ लिमिटेड। एसपीवी का एमओए नैरोअर रहेगा बिकॉज हम एसपीवी को किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बना रहे, कंपनी को स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए नहीं बनाते। ये हमारा डिफरेंस है बिटवीन अ एसपीवी एंड अ कंपनी। क्वेश्चन आता है हाउ इज एसपीवी एस्टैब्लिश्ड? एसपीवी को कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है? कौन एस्टैब्लिश करता है? हमारी स्पॉन्सर कंपनी, हमारी पेरेंट कंपनी एसपीवी को स्टैब्लिश करती है जनरली इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी। तो वो क्या करती है, यहाँ पर स्पॉन्सर कंपनी एसपीवी को सेटअप करती है। वो अपने रिस्की असेट्स जो है, ठीक है, उसे डर लगता है कि यार ये इन्वेस्टमेंट करना तो है लेकिन लॉस हो गया तो, हमारी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई तो, इसीलिए वो कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट कहाँ करेगी? एसपीवी के थ्रू करेगी। वो कुछ अपने असेट्स ट्रांसफर कर देगी एसपीवी को। एंड वी ऑल नो कि एसपीवी के जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट नहीं करेगी हमारी स्पॉन्सर कंपनी को। फॉर एग्जाम्पल एसपीवी में कुछ अप्स एंड डाउन्स भी हुए, इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट द पेरेंट कंपनी। सो सारे जो रिस्की असेट्स हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे? वो एसपीवी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ इससे पेरेंट कंपनी के इन्वेस्टर्स को एक कम्फर्ट आता है कि ठीक है ये कंपनी कुछ रिस्की काम नहीं कर रही है, हमारा पैसा जो इन्वेस्टेड है वो सेफ है। अगर ये कंपनी को कोई रिस्की काम भी करना है वह एसपीवी के थ्रू कर रही है तो हमें कंफर्ट मिलता है एंड दिस प्रोवाइड्स द कंफर्ट टू द इन्वेस्टर्स। एसपीवी को रिस्क कम रहेगा एंड साथ ही साथ लेंडर्स को भी कंफर्ट मिलेगा जिन्होंने पैसे दिए हैं। लास्टली एसपीवी एलएलपी के फॉर्म में अगर इनकॉर्पोरेट होती है तो क्या बेनिफिट है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एलएलपी के फॉर्म में एसपीवी को बनाते हो तो क्या बेनिफिट है? वी ऑल नो कि एलएलपी में पार्टनरशिप फॉर्म का भी बेनिफिट है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिमिटेड लाइबिलिटी है जस्ट लाइक अ कंपनी। हालांकि एलएलपी को इनकॉर्पोरेट करना मच ईजियर हो जाता है एंड कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी कम आता है। तो पहला बेनिफिट हो गया, कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कम आएगा। सेकेंडली फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कंपनी में देर इज अ रिजिड प्रोसीजर कुछ भी करना हो, बट इन द केस ऑफ एलएलपी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है मैनेज करने में यहाँ पर। तो एसपीवी वी वांट की फ्लेक्सिबिलिटी रहे इसलिए एलएलपी के फॉर्म में हो। फिर बोला गया है एलएलपी में पार्टनर्स हो सकते हैं कंपनीज भी, ठीक है, और मैनेजमेंट कौन संभालता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर संभालता है। सो देयर इज अ डाइवोर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है एंड बिकॉज इट इज़ डिफरेंट तो आपका काम अच्छे से होता है। एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम आती है हमारी एलएलपी के केस में।
अच्छा, एलएलपी में अकाउंट्स ऑडिट कराना इज नॉट कंपलसरी, सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेनिफिट। एलएलपी को कोई भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे ही नहीं करना रहेगा। साथ ही साथ एलएलपी को वाइंड अप करना इजी हो जाता है। ऐसी एलएलपी जिसमें क्रेडिटर्स है ही नहीं, तो उसे आप वॉलंटरी अपनी इच्छा से वाइंड अप कर सकते हो, बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के, बिना ट्रिब्यूनल के इंटरफेरेंस के। एंड लास्टली, इन्वेस्टमेंट एलएलपी में यहाँ पर परमिटेड होगा, लेकिन उन्हीं सेक्टर्स में 100% एफडीआई परमिटेड है, ऑटोमेटिक रूट से, जो भी बताया गया है। सो बेसिकली ये सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे जब आप एलएलपी इनकॉर्पोरेट करोगे एज ए स्पेशल पर्पस व्हीकल। अगेन यू शुड नो एटलीस्ट 5 पॉइंट्स, ठीक है, कम से कम 5 पॉइंट्स पता होने चाहिए हमारे। And these are the benefits, and this is all about our chapter business collaboration, and ये हो चुका है स्वाहा। 4 to 5 मार्क्स का वेटेज रहता है, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए, दोज वर की ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे फॉरेन कोलैबोरेशन के, इक्विटी बेस्ड, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉइंट वेंचर के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो पूछा गया, स्ट्रैटेजीज ऑफ एंटरिंग इनटू अ जॉइंट वेंचर पूछा गया। ये बहुत बेसिक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसपीवी कैसे फॉर्म होती है वो पूछा जा सकता है। सो बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बट येस यू शुड नो द कंटेंट। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा है, बिकॉज एग्जाम में अल्टीमेटली यू हैव टू राइट, एंड फॉर राइटिंग यू शुड नो द कंटेंट इन योर ब्रेन। इसलिए रिवाइज एज मच एज पॉसिबल, जब भी जहाँ भी टाइम मिल रहा है रिवाइज करते जाओ। यू कैन वॉच दिस वन शॉट लेक्चर अगैन एंड अगैन, सो वो पॉइंट्स तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे, राइट। एंड आई होप you all are enjoying the lectures, you all are enjoying the one shot. Let me know in the comments कि कैसे लग रहे हैं ये one shot lectures, and जल्द ही मिलेंगे हम एक नए चैप्टर के साथ। That is it from my side. खूब अच्छे से पढ़ो, just make yourself proud, make your parents proud, make me proud. Bye bye.